हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के अंतर्गत सेल बायोलॉजी। हमारा टॉपिक है आज का सेल बायोलॉजी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं सेल बायोलॉजी के जनक कौन है। सेल बायोलॉजी के जनक, सेल बायोलॉजी के जनक है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को सेल बायोलॉजी का जनक इसीलिए बोला गया है क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क टिश्यू में किया था। कॉर्क टिश्यू, पेड़ की छाल में। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा कॉर्क टिश्यू में मधुमक्खी के छाते के समान इस प्रकार की आकृति दिखाई दी। मधुमक्खी के छाते के समान इस प्रकार की आकृति देखा रॉबर्ट हुक ने, और इस आकृति को नाम दिया रूम। रूम से नाम इसका सेला पड़ा और सेला से सेल, और सेल नाम दिया था हर्टविग ने। सेल नाम किसने दिया था? हर्टविग ने। अब हम देखते हैं सेल, ये जो सेल कॉर्क टिश्यू में सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने, ये कैसी सेल थी? तो ये सेल थी डेड सेल, मृत कोशिका। तो प्रश्न उठता है, सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किया था, कॉर्क टिश्यू में किया था, पेड़ की छाल में किया था। इस कारण रॉबर्ट हुक को सेल बायोलॉजी का जनक बोला जाता है। अब हम समझते हैं सेल है क्या। तो सेल का अर्थ है, सेल है सभी जीवधारियों की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे आप जानते हैं एक बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग के बनने के लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? उसकी ईंट। ईंटों को आपस में जोड़कर कमरा बना, दीवार बनी सबसे पहले, दीवार, और दीवारों को आपस में जोड़कर कमरा, रूम, और रूमों को आपस में जोड़ने से क्या बना? मकान। वैसे ही सेल्स के जुड़ने से बनेगा टिश्यू, और टिश्यू के जुड़ने से बनेगा ऑर्गन, अंग, और अंगों के आपस में जुड़ने से बनेंगे ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, और अंग तंत्र के आपस में जुड़ने से बनेगा बॉडी, शरीर। तो इस प्रकार शरीर की रचना कोशिकाओं से हुई है। शरीर की बेसिक यूनिट कोशिका है, शरीर की संरचना भी कोशिका से हुई है। इसीलिए शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका को बोला जाता है। संरचनात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। और साथ ही शरीर की कार्यात्मक इकाई भी कोशिका को कहा जाता है। अब देखिए, शरीर की कार्यात्मक इकाई कोशिका को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमें कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी मिलती कैसे है? फूड से, न्यूट्रिशन से। और न्यूट्रिशन में हम मुख्यतः खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमें एनर्जी। प्रोटीन सेल्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। अगर सेल की ग्रोथ चाहिए तो प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और लिपिड शरीर में चिकनाई प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी आपको एनर्जी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कार्बोहाइड्रेट को छोटे मॉलिक्यूल्स में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके एनर्जी बना देगा एटीपी के फॉर्म में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज बनाएगा
एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, और इस एनर्जी का प्रयोग हमारी सेल्स करेगी और हमारी सेल्स वर्क करेगी तो हमारे बॉडी के टिश्यू वर्क करेंगे, टिश्यू वर्क करेंगे तो ऑर्गन अंग काम करेंगे, और अंग काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम काम करेगा, और जब ऑर्गन सिस्टम काम करेगा तो हमारी बॉडी काम करेगी। तो देखिए जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है जिससे हम श्वास लेते हैं और ऑक्सीजन खींचते हैं, ऑक्सीजन हमारे फेफड़े द्वारा, लंग्स द्वारा, फेफड़े की कोशिका एल्वोली द्वारा ब्लड में मिला दिया जाता है, और ब्लड में ग्लूकोज डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा ग्लूकोज मिला दिया जाता है। इस प्रकार ब्लड ऑक्सीजन और ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है, और वहां सेल्स के पास ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। तो इस प्रकार इस एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को हमारी सेल्स कार्य करने में यूज करती है, और हमारी सेल्स काम करती है तो हमारा शरीर काम करता है। इस कारण शरीर की कार्यात्मक इकाई कोशिकाओं को बोला जाता है, और संरचनात्मक इकाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे बॉडी की बेसिक यूनिट सेल है, इसी के माध्यम से हमारी बॉडी की पूरी संरचना या हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स यहां तक क्लियर हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं सबसे पहले मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोजा, इसीलिए इसको कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी का जनक बोला जाता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था, और इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका ऑनियन सेल में खोजा था। प्याज की कोशिका में खोजा था, और इन्होंने दांत की खुरचन में एक जीवाणु की कोशिका खोजा था। दांत की खुरचन में एक जीवाणु की सेल को खोजा था, जीवाणु की कोशिका को। तो सर्वप्रथम अगर आपको पूछता है जीवित कोशिका की खोज किसने किया, आप बताएंगे एंटोनी वान लीवेनहॉक। और इसने खोजा किसमें था, प्लांट सेल में प्याज की कोशिका में, और एनिमल सेल में दांत की खुरचन में जीवाणु की सेल में खोजा था। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया, जीवाणु में किया। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज भी किसने किया, तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया। इस कारण इसको जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। लीवेनहॉक को बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। कारण क्या है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने जो जीवित कोशिका खोजा था वो जीवाणु की थी, और जीवाणु को सबसे पहले खोजने वाला लीवेनहॉक है। इस कारण इसे बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। और साथ में लीवेनहॉक ने और भी अन्य खोजें किया है। इसकी अन्य खोजें हैं प्रोटोजोआ परजीवी, आरबीसी ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, और स्पर्म शुक्राणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। तो इस प्रकार लीवेनहॉक की अन्य खोजें प्रोटोजोआ, आरबीसी और शुक्राणु। लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। साथ ही लीवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। लीवेनहॉक को क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी का जनक, माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। लीवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक, क्योंकि सर्वप्रथम माइक्रोब्स को खोजने वाला व्यक्ति लीवेनहॉक था। और कौन सा माइक्रोब्स खोजा था इसने, जीवाणु खोजा था। इस कारण लीवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है।
क्लियर हो रहा है यहां तक? अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो स्टूडेंट, संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका एक जीवाणु की कोशिका है, एक जीवाणु की कोशिका है संसार की सबसे छोटी कोशिका। और जीवाणु का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम संसार की सबसे छोटी कोशिका। और ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम क्या है? जीवाणु है। इसको जंतु जगत का जोकर बोला जाता है, जंतु जगत का जोकर, जंतु जगत का जोकर कहा जाता है, जंतु जगत का जोकर कहा जाता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के अन्य नाम भी है, अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके नाम है पीपीएलओ और एक नाम है एमएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है पॉलीप्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया करने वाले जीवाणु जैसा जीवाणु। पॉलीप्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब निमोनिया करने वाले जीवाणु जैसा जीवाणु। और एमएलओ का मतलब होता है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के बारे में पूछ सकता है, तो इसके अन्य नाम आपको पता होने चाहिए, पीपीएलओ और एमएलओ। पीपीएलओ पॉलीप्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म और एमएलओ मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको जंतु जगत का जोकर भी कहा जाता है। और अगर हम देखें संसार की सबसे बड़ी कोशिका, तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका वो है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। तो आप जो एग खाते हैं ये एक सिंगल सेल होता है, आप जो अंडा खाते हैं ये एक सिंगल सेल होता है। और संसार का सबसे बड़ा अंडा है शुतुरमुर्ग का, इसीलिए संसार की सबसे बड़ी सेल है शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर आपको पूछता है कि पादप कोशिका, संसार की सबसे बड़ी प्लांट सेल कौन सी है, तो आप बताएंगे रेमी का रेशा। संसार की सबसे बड़ी प्लांट सेल, संसार की सबसे बड़ी प्लांट सेल पादप कोशिका, संसार की सबसे बड़ी पादप कोशिका है रेमी का रेशा, फाइबर ऑफ रेमी, रेमी का रेशा, रेमी का रेशा। संसार की सबसे बड़ी प्लांट सेल है रेमी का रेशा, रेमी का रेशा, फाइबर ऑफ रेमी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं संसार की सबसे लंबी मानव कोशिका, मानव कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर हम देखते हैं संसार में, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जिसको कहते हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका
आरबीसी, आरबीसी ब्लड कोशिका आरबीसी, या अगर आरबीसी ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऑप्शन मिलता है शुक्राणु। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। अगर आपको पूछता है मानव शरीर की सबसे छोटी गैमेट सेल प्रजनन कोशिका और सबसे बड़ी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका, जनन कोशिका गैमिट सेल, गैमिट सेल अंडाणु, और मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका शुक्राणु है। और अगर आपको पूछता है मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका, तो ये अंडाणु है। तो इस प्रकार हमने देखा कोशिकाओं के बारे में प्राथमिक जानकारियां कि कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका किस प्रकार मानव शरीर की या सभी जीवधारियों की बेसिक यूनिट है, कोशिका कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहलाती है। साथ ही अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिका सिद्धांत। तो इसके बाद हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने, स्लाइडेन एंड स्वान ने। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने, स्लाइडेन ने प्लांट सेल पर स्टडी किया था और स्वान ने एनिमल सेल्स पर स्टडी किया, और इनके विभिन्न गुणों और कार्यों का अध्ययन करके स्लाइडेन और स्वान ने एक थ्योरी दिया जिसको हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। और इस कोशिका सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दूसरा सिद्धांत है कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तीसरा पॉइंट है इसमें कोशिका सिद्धांत में कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, अर्थात ये है कि जो पेरेंट सेल है, पहले से बनी हुई सेल है, उसी सेल से नई कोशिका डॉटर सेल का निर्माण होता है, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। और चौथा पॉइंट है कि सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका एवं कोशिका का उत्पाद है, कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों का बना होता है, कोशिका के उत्पादों का बना होता है। सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका से बना होता है एवं कोशिका के प्रोडक्ट से बना होता है, कोशिका के उत्पादों से बना होता है। इस प्रकार कोशिका सिद्धांत में 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत के संबंध में सही कथन है या गलत कथन है, तो आप पहचान सकते हैं कोशिका सिद्धांत के संबंध में ये 4 कथन इससे संबंधित है। पहला, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दूसरा, कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तीसरा, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और सभी जीवधारियों का शरीर किसका बना है? कोशिका और कोशिका के उत्पादों का बना हुआ है। और एक सेल थ्योरी आई थी ओमनिस सेल्यूला
ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला, ये थ्योरी देने वाला व्यक्ति है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो की थ्योरी ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूलो का अर्थ होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी कहा जाता है इसे, सेल थ्योरी। यहां ओमनिस का अर्थ होता है पहले से ही निर्मित, प्री एग्जिस्टिंग अर्थात पहले से ही बनी हुई पुरानी कोशिका, पैतृक कोशिका या पेरेंट सेल। और सेल्यूला का अर्थ है सेल, ई से और सेल्यूला का अर्थ नई कोशिका। पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। ये रुडोल्फ विर्चो ने अपने सिद्धांत प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी अर्थात ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला सिद्धांत में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, नई कोशिका का निर्माण होता है। तो अभी तक हमने देखा कोशिका की खोज किसने किया। सबसे पहले डेड सेल किसने खोजा, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान ने। हमने देखा सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने खोजा, तो एंटोनी वान लिवेनहॉक। अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंगों के बारे में, कोशिका के कोशिकांग के बारे में, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव के बारे में और केंद्रक द्रव्य के बारे में। तो अगली हमारी हेडिंग होगी कोशिका के भाग, कोशिका के भाग। देखिए कोशिका में मुख्यतः हम कोशिका के भागों की बात करें तो एक होता है जीव द्रव्य, और दूसरा भाग हम पढ़ेंगे कोशिकांग। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया था, जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया था। और जीव द्रव्य किसे कहा जाता है, कोशिका के भीतर उपस्थित तरल पदार्थ जो कोशिका को गति प्रदान करता है। कोशिका के भीतर उपस्थित तरल पदार्थ, कोशिका के भीतर उपस्थित तरल पदार्थ जो कोशिका को गति प्रदान करता है, जो कोशिका को, सेल को मूवमेंट प्रदान करता है, जो सेल को मूवमेंट प्रदान करता है, उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने किया था। प्रोटोप्लाज्म क्या है, कोशिका के भीतर उपस्थित तरल पदार्थ जो कोशिका को गति प्रदान करता है। और जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, पहला होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य को बोला जाता है साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है जब आप कोशिकांग पढ़ेंगे, कोशिका के अंग पढ़ेंगे, तो कोशिका के अंगों में हम देखेंगे सबसे पहला कोशिका भित्ति, सेल वॉल। फिर आप देखेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। फिर देखेंगे आप केंद्रक, न्यूक्लियस। और उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। आप पढ़ेंगे लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी,
आप पढ़ेंगे अंतः प्रद्वी जालिका, अंतः प्रद्वी जालिका, अंतः प्रद्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप पढ़ेंगे लवक, प्लास्टिड, प्लास्टिड। उसके बाद आप पढ़ेंगे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। उसके बाद आप पढ़ेंगे रिक्तिका, इस प्रकार से आप कोशिका के भागों के बारे में, कोशिका के अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी काय, अंतःप्रद्वी जालिका, लवक, सेंट्रोसोम और रिक्तिका। तो इनमें से जो कोशिका झिल्ली दिखाई दे रही है और केंद्रक, तो इस प्रकार से एक सेल होती है, इसमें सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली और ये जो दिखाई दे रहा है ये इसका केंद्रक है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो तरल पदार्थ भरा होता है, इस तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली एवं कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य उपस्थित तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और केंद्रक द्रव्य क्या होगा? तो केंद्रक के भीतर उपस्थित तरल पदार्थ केंद्रक द्रव्य कहलाता है। केंद्रक के भीतर उपस्थित तरल पदार्थ केंद्रक द्रव्य कहलाता है। इस प्रकार आगे अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला पार्ट कोशिका भित्ति भाग, कोशिकांग के बारे में, जिसमें सबसे पहला भाग पढ़ना है हमें कोशिका भित्ति, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट सेल में कोशिका भित्ति वनली प्लांट सेल में होती है। ये इस प्रकार से जो आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है, प्लांट सेल की सबसे बाहरी आवरण आउटर कवरिंग कोशिका भित्ति कहलाती है। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, ये वनली प्लांट सेल में होती है, प्लांट सेल। तो कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल के बारे में हम लिख सकते हैं यह केवल प्लांट सेल में होती है, प्लांट सेल में होती है, सेल में होती है। और प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है, प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण आउटर कवरिंग, जो प्लांट सेल को आकार और सुरक्षा प्रदान करती है, जो प्लांट सेल को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। सेल वॉल प्लांट सेल को सुरक्षा और आकार प्रदान करेगी, क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे आउटर कवरिंग होती है। सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, यह एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल जिस पदार्थ की बनी होती है उस पदार्थ का नाम है सेल्यूलोज। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या है? ये एक शर्करा है, शर्करा, शुगर। और शुगर हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, शुगर कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट को। और आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट, सबसे छोटी इकाई सैकेराइड होती है, सैकेराइड। और सैकेराइड की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला आप पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड, जिसमें ग्लूकोज आता है, जिसमें सैकेराइड की केवल और केवल एक इकाई होती है, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज,
जिसके अंतर्गत आता है। फिर सैकेराइड की अगर 2 यूनिट 2 इकाई एक साथ हो तो उसको बोला जाता है डाइसैकेराइड, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज आता है इसमें। और उसके बाद अगर सैकेराइड की 2 से ज्यादा यूनिट हो तो जिसमें सैकेराइड की 2 या 2 से ज्यादा यूनिट हो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज किस प्रकार की शर्करा है? पॉलीसैकेराइड टाइप की शर्करा है। पॉलीसैकेराइड टाइप की शर्करा है सेल्यूलोज, जो पेड़ पौधों की कोशिका के सेल वॉल में सबसे बाहरी आवरण में पाया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? पाई जाने वाली शर्करा, उसका नाम है सेल्यूलोज। ऐसा इसीलिए क्योंकि संसार में आप देखते हैं सर्वाधिक मात्रा में पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों की कितनी सारी सेल्स है? इतनी सारी सेल्स में सबका बाहरी आवरण सेल वॉल जो बना हुआ है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है। इसीलिए संसार में सर्वाधिक मात्रा में जो शर्करा पाई जाएगी वो सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड टाइप की शर्करा है और सेल्यूलोज का क्या बना होता है? सेल वॉल बना होता है, जो कोशिका को आकार प्रदान करता है और कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। सेल वॉल जो होती है ये कोशिका का मृत भाग होता है। सेल वॉल कोशिका का मृत भाग होता है, डेड पार्ट होता है। डेड पार्ट, सेल का डेड पार्ट अगर आपको पूछता है, कोशिका का मृत हिस्सा, कोशिका का मृत भाग, तो वो है कोशिका भित्ति। कारण ये है कि इसमें वाटर परसेंटेज 0 होता है, इसमें पानी 0% होता है। इस कारण से जिस भी पदार्थ में पानी 0% होगा उसको हम कहेंगे मृत हिस्सा। इस प्रकार कोशिका का अगर मृत हिस्सा पूछता है तो आप बताएंगे सेल वॉल है। कोशिका का मृत हिस्सा सेल वॉल है क्योंकि इसमें वाटर परसेंटेज 0 होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। सेल वॉल वनली प्लांट सेल में होता है और उसका सबसे बाहरी आवरण होता है। तो सेल वॉल से जितने प्रश्न बन सकते थे हमने सेल वॉल को देख लिया। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं सेल का, और वो सेकंड पार्ट है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद जो सेकंड कवरिंग होती है, इनर कवरिंग, प्लांट सेल की इनर कवरिंग, और एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की आउटर कवरिंग, एनिमल सेल की आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। जैसे कि आपने देखा था कोशिका भित्ति वनली प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। तो एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? सबसे आउटर कवरिंग एनिमल सेल की होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की। और प्लांट सेल की आउटर कवरिंग किसकी होती है? सेल वॉल की, सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन क्या प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है या नहीं? सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, बट प्लांट सेल की इनर कवरिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल की इनर कवरिंग होती है और एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होती है, सबसे बाहरी आवरण होता है। एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है। और ये कोशिका झिल्ली जो है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन सेल्स के ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। सेल मेम्ब्रेन क्या कार्य करेगा? कोशिका के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका के भीतर एवं बाहर आने जाने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण रखता है। जिस प्रकार आप देखते हैं, आप अपने हाथ को पानी में डुबाकर रखिए, पानी आपके शरीर के भीतर नहीं जाता है,
पसीना आपके शरीर से बाहर आ जाता है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे बॉडी की जो सेल्स है, ये सेल में सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, और ये सेल मेम्ब्रेन किसी भी पदार्थ को शरीर के भीतर नहीं जाने देती है, सेल के अंदर नहीं जाने देती है, और जो आवश्यक पदार्थ हो उसी को अंदर जाने देगी और जो आवश्यक पदार्थ हो उसी को बाहर निकलने देगी। इस प्रकार कोशिका के भीतर एवं बाहर आने जाने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन की खोज करने वाला व्यक्ति है क्रेमर। क्रेमर ने सबसे पहले ब्लड सेल आरबीसी, रेड ब्लड सेल आरबीसी में कोशिका झिल्ली की खोज किया था। खोज क्रेमर ने किया। किसमें किया? ब्लड सेल आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पल्स में। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है, फास्फोरस ग्रुप के लिपिड से, वसा से। फास्फोलिपिड की बनी होती है, कोशिका झिल्ली जिस पदार्थ की बनी होती है उस पदार्थ का नाम है फास्फोलिपिड, फास्फोरस ग्रुप की वसा। और कोशिका झिल्ली के अगर कार्य की बात करें तो इसका कार्य है कोशिका के भीतर एवं बाहर, कोशिका के भीतर एवं बाहर आने जाने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण रखना। और कोशिका झिल्ली जो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, पादप कोशिका, पेड़ पौधों की कोशिका, और जीव जंतुओं की कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में प्रेजेंट होती है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमने कोशिका झिल्ली को उतना पढ़ लिया है। कोशिका झिल्ली से क्वेश्चन बनता है सबसे पहला कि इसकी खोज किसने किया? क्रेमर ने किया था। कोशिका झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रेजेंट किस किस सेल्स में होती है? प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। और कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है? तो कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है? सेल के भीतर, सेल के अंदर और बाहर आने जाने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण रखती है। किस पदार्थ को कोशिका के भीतर जाना है और किस पदार्थ को कोशिका से बाहर आना है, इस पर नियंत्रण रखती है कोशिका झिल्ली। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा भाग कोशिका का, और कोशिका का तीसरा भाग होता है केंद्रक, जो कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर आपको पूछता है कि कोशिका का वह कौन सा भाग है जो कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, तो वो है केंद्रक। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा केंद्रक। देखिए केंद्रक न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, और जिन सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता उन सेल्स को ब्रेनलेस सेल बोलते हैं। ये इसीलिए क्योंकि जो केंद्रक होता है ये केंद्रक सेल का ब्रेन होता है, केंद्रक सेल का ब्रेन होता है। केंद्रक सेल का ब्रेन होता है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको एनिमल सेल में, ये है न्यूक्लियस केंद्रक। केंद्रक सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक, और सेकंड नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, और केंद्रक जो होता है इसको कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग, केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल केंद्रक को कहा जाता है। ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करता है, हमारे सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार
केंद्रक भी कोशिका के समस्त कार्यों को, कोशिका के सभी अंगों पर नियंत्रण करता है। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का दिमाग या ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है और कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है। इस कारण इसको मैनेजर ऑफ सेल भी बोलते हैं। कोशिका का प्रबंधक मैनेजर ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल। केंद्रक को मैनेजर ऑफ सेल भी बोला जाता है, ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। ये प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, दोनों में उपस्थित होगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में उपस्थित होगा केंद्रक। और केंद्रक जो होता है, इसके अगर हम भाग की बात करें तो केंद्रक के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। केंद्रक के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। केंद्रक का सबसे पहला भाग होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के भाग केंद्रक के भाग की अगर बात करें तो केंद्रक का सबसे पहला भाग होता है केंद्रक द्रव्य। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा भाग केंद्रक का, केंद्रक झिल्ली। और तीसरा भाग होता है केंद्रिका। केंद्रक के 3 पार्ट होते हैं। पहला न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और तीसरा पार्ट होता है न्यूक्लियोलस। इस प्रकार केंद्रक के 3 पार्ट होते हैं, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली और न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ये जो केंद्रक द्रव्य होता है, ये केंद्रक के भीतर तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। केंद्रक के भीतर उपस्थित तरल पदार्थ केंद्रक द्रव्य कहलाता है। केंद्रक के भीतर उपस्थित तरल पदार्थ केंद्रक द्रव्य कहलाता है। और इस द्रव्य के भीतर क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन पाया जाता है। और क्रोमेटिन धागेनुमा एक जटिल संरचना होती है। इस प्रकार से जटिल धागेनुमा संरचना होती है। इस प्रकार से केंद्रक द्रव्य के भीतर जटिल धागेनुमा संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और इस क्रोमेटिन में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के भीतर उपस्थित तरल पदार्थ, जिसमें क्रोमेटिन यानी धागेनुमा जटिल संरचना क्रोमेटिन पाई जाती है। क्रोमेटिन में न्यूक्लिक एसिड, 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, एक डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और एक राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं केंद्रक झिल्ली क्या है। तो केंद्रक के ऊपर केंद्रक को प्रोटेक्शन देने के लिए हल्की सी झिल्ली प्रेजेंट होती है। इसको हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करती है। प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है, वसा की बनी होती है, वसा से बनी होती है। प्रोटीन प्लस वसा से बनी होती है और केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करती है। और इस केंद्रक झिल्ली पर छोटे छोटे रंध्र
जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम न्यूक्लियस पोर कहते हैं। केंद्रक झिल्ली पर प्रेजेंट, केंद्रक झिल्ली पर प्रेजेंट, केंद्रक झिल्ली पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे छिद्र न्यूक्लियस पोर कहलाते हैं, न्यूक्लियस पोर कहलाते हैं। अगर आपको पूछता है न्यूक्लियस पोर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे केंद्रक झिल्ली के ऊपर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र न्यूक्लियस पोर कहलाते हैं। और केंद्रक झिल्ली केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटीन और वसा की बनी होती है। और उसके बाद केंद्रिका देखते हैं, न्यूक्लियोलस। तो केंद्रिका केंद्रक के बीचों बीच में, बीच सेंटर में इस प्रकार से एक पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। और केंद्रिका केंद्रक का वह भाग है, कोशिका का वह भाग है जो कोशिका विभाजन में सबसे पहले विभाजित होता है। तो केंद्रिका कोशिका विभाजन में सबसे पहले, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की जब प्रोसेस होती है, कोशिका, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का जब निर्माण होता है, तो कोशिका विभाजन में सर्वप्रथम जो विभाजित होता है, सर्वप्रथम विभाजित होने वाला अंग, होने वाला अंग न्यूक्लियोलस कहलाता है, न्यूक्लियोलस है। केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय सबसे पहले विभाजित होती है। अब हम समझते हैं केंद्रक द्रव्य में जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन ये जटिल धागेनुमा संरचना होती है, जटिल धागेनुमा संरचना होती है, जटिल धागेनुमा संरचना, जिसमें न्यूक्लिक एसिड भरा होता है। और दो प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और ये जो डीएनए आरएनए है ये न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स उसको कहा जाता है जो तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला पदार्थ होता है इसमें सुगर, प्लस दूसरा होता है बेस, क्षार, प्लस तीसरा होता है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। इस प्रकार जो तीन पदार्थ हो, सुगर, शर्करा, बेस, क्षार और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना हो, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। और डीएनए आरएनए एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स है, अर्थात डीएनए आरएनए तीन पदार्थों से मिलकर बने हैं। और वो तीन पदार्थ हैं शर्करा, क्षार और फास्फोरिक एसिड। तो हम देखेंगे किस प्रकार डीएनए और किस प्रकार आरएनए में, डीएनए और आरएनए में क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्षार की, बेस की, तो हम देखते हैं क्षार जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होता है प्यूरिन टाइप की क्षार और एक होता है पिरिमिडिन टाइप की क्षार। जो प्यूरिन प्रकार की क्षार होती है इसमें दो क्षार आती है, एक ए और दूसरा जी। ए से एडिनिन और जी से ग्वानिन। तो एडिनिन और ग्वानिन प्रकार की क्षार प्यूरिन ग्रुप में आती है और पिरिमिडिन में आती है यूरेशिल यू और थाइमिन टी, साइटोसिन सी। पिरिमिडिन प्रकार की क्षार यूरेशिल, थाइमिन और साइटोसिन, और प्यूरिन प्रकार की क्षार एडिनिन, ग्वानिन। तो इनमें से डीएनए में कौन सी क्षार होती है, आरएनए में कौन सी क्षार होती है? तो हम समझते हैं डीएनए में और आरएनए में कौन सी क्षार होती है। आरएनए में इनमें से चार क्षार होती है। सबसे पहली क्षार होगी एडिनिन, आरएनए में एडिनिन क्षार होगी।
आरएनए में ग्वानिन क्षार होगी, ग्वानिन क्षार होगी। आरएनए में यूरेसिल क्षार होगी, यूरेसिल। और आरएनए में चौथी क्षार होगी साइटोसिन, साइटोसिन। इस प्रकार आरएनए में AGUC क्षार होती है, अर्थात एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन प्रकार की क्षार आरएनए में प्रेजेंट होती है। और अगर हम डीएनए में बात करें तो डीएनए में भी एडिनिन क्षार होगी, एडिनिन क्षार होगी। डीएनए में भी ग्वानिन क्षार होगी, ग्वानिन क्षार। बट डीएनए में यूरेसिल नहीं होगी, डीएनए में यूरेसिल क्षार नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह होगी थायमिन क्षार। थायमिन, थायमिन बेस होगा। और उसके बाद साइटोसिन भी डीएनए में होगा, साइटोसिन क्षार होगी। इस प्रकार हम देखें तो डीएनए में साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन, डीएनए आरएनए दोनों में कॉमन क्षार होती है, बट दोनों में डिफरेंस जो है यूरेसिल और थायमिन क्षार का है। डीएनए में थायमिन क्षार प्रेजेंट होती है और आरएनए में यूरेसिल क्षार प्रेजेंट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डीएनए में किस प्रकार की क्षार प्रेजेंट नहीं होती है, या डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सी क्षार नहीं होती, तो उसका आंसर होता है डीएनए में यूरेसिल क्षार नहीं होती है। और आरएनए में कौन सी क्षार नहीं होती है, तो आरएनए में थायमिन क्षार नहीं होती है। तो ये हो गया क्षार के बारे में। अब हम देखते हैं शर्करा, दूसरा शर्करा कौन सी प्रेजेंट होती है, तो हम देखते हैं डीएनए में 2 पेंटोज शर्करा होती है, 2 पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा के 2 अणु होते हैं डीएनए में, और आरएनए में 1 पेंटोज शर्करा होती है, यानी पेंटोज शर्करा का 1 अणु होता है, पेंटोज शर्करा का 1 अणु होता है। आरएनए में पेंटोज शर्करा का 1 अणु, 1 पेंटोज शर्करा। और फास्फोरिक एसिड दोनों में होगा, यहां पर भी होगा फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड यहां भी होगा, डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीजों से मिलकर बना था, क्षार, शर्करा और फास्फोरिक एसिड। तो हमने देखा डीएनए में कौन कौन से क्षार थी, हमने देखा शर्करा कौन सी थी डीएनए में, हमने देखा फास्फोरिक एसिड दोनों में था, डीएनए और आरएनए दोनों में। अब हम देखते हैं डीएनए काम क्या करता है, कार्य क्या है। तो डीएनए का कार्य है अनुवांशिकी का वहन करना, जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाना डीएनए का कार्य है। डीएनए का कार्य है जेनेटिक मटेरियल को हम देखते हैं कार्य के आधार पर, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए को कार्य के आधार पर देखते हैं। तो दोनों का कार्य क्या क्या है। डीएनए का कार्य है अनुवांशिकी का वहन करना, अनुवांशिकी का वहन करना। अनुवांशिकी का अर्थ होता है जेनेटिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को स्थानांतरित करना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों को स्थानांतरित करना अनुवांशिकी कहलाता है। तो डीएनए क्या कार्य करता है, डीएनए माता पिता के गुणों को बच्चों में, उन दादा दादी नाना नानी के गुणों को आगे की पीढ़ियों में पहुंचाने का कार्य करता है। और आरएनए क्या कार्य करता है, तो आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। डीएनए अनुवांशिकी का वहन करता है, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। डीएनए अनुवांशिकी का वहन करता है और आरएनए क्या कार्य करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। अब हम देखते हैं डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, डबल हेलिक्स। डीएनए की संरचना की बात करते हैं, संरचना, तो डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। इसमें डबल हेलिक्स बने होते हैं, द्विकुंडलित। डीएनए की संरचना होती है द्विकुंडलित, कुंडलित, डबल हेलिक्स,
डीएनए का मॉडल डबल हेलिक्स। देने वाला व्यक्ति कौन है? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में होता है, इसके एक हेलिक्स के बीच का व्यास जो होता है, इसके अक्ष का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। और यहां पर जो क्षार होती है डीएनए में, यहां पर ए के साथ डबल बॉन्ड के साथ जी जुड़ा होता है, ए के साथ सी जुड़ा होता है, ए के साथ सी जुड़ा होता है, ए के साथ टी जुड़ा होता है और सी के साथ जी जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, सीजी। साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से और एडिनिन के साथ थाइमिन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अगर आपको पूछता है डीएनए में एडिनिन थाइमिन के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो आप बताएंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए का मॉडल क्लियर हो गया, डबल हेलिक्स होता है, और आरएनए का मॉडल सिंगल हेलिक्स होता है। इस प्रकार से साथ थाइमिन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। वैसे ही आरएनए में भी डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ा होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल, और साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ा होता है। तो हमने देखा डीएनए क्या कार्य करता है, आरएनए क्या कार्य करता है। डीएनए आनुवांशिकी का वहन करता है, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, आरएनए की संरचना सिंगल हेलिक्स होती है, यानी एक कुंडलित होती है, एक कुंडलित सिंगल हेलिक्स होती है। तो संरचना कैसी होगी डीएनए आरएनए की, ये देख लिया हमने। डीएनए आरएनए काम क्या करते हैं ये देख लिया हमने। देखा डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म, और आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म भी हो गया, कार्य हो गया, संरचना हो गई। अब हम समझते हैं डीएनए का एक खंड जिन कहलाता है। डीएनए को अगर मैं दो भागों में बांट दूं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं, तो डीएनए का एक टुकड़ा जिन कहलाता है, जिन। तो हमारी हेडिंग होगी जिन, जिन क्या है, डीएनए का टुकड़ा, डीएनए का खंड जिन कहलाता है, जिसमें क्रोमोसोम चिपके होते हैं, जिन में इस प्रकार से डीएनए का एक खंड है, इसमें इस प्रकार से क्रोमोसोम चिपके हुए होते हैं, क्रोमोसोम जुड़े हुए होते हैं। तो डीएनए का जो एक खंड होता है, एक टुकड़ा होता है, जिन कहलाता है, जिसमें क्रोमोसोम अटैच होते हैं, क्रोमोसोम अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। इस जिन की खोज जॉनसन ने किया था, और जिन कोड देने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जिन कोड डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने दिया था। देखिए, जिन की खोज जॉनसन ने किया और जिन कोड डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने दिया था। जिन क्या है, डीएनए का एक टुकड़ा, डीएनए का एक हिस्सा, खंड। तो डीएनए है क्या, डीएनए केंद्रक का अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है, केंद्रक अम्ल है। डीएनए का एक टुकड़ा जिन कहलाता है, और जिन में क्या अटैच होते हैं, क्रोमोसोम। तो अब हम देखते हैं क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम
डीएनए के खंड जिन से अटैच होते हैं और क्रोमोसोम जो होते हैं ये लिंग निर्धारित करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं। गुणसूत्र, गुणसूत्र कहा जाता है। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया था, खोज पुरकिंजे ने किया था, पुरकिंजे ने किया था। और ये नाम जो दिया था वाल्डेयर ने दिया था, वाल्डेयर, वाल्डेयर ने नाम दिया और पुरकिंजे ने खोज किया था क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम का कार्य होता है लिंग निर्धारित करना। और क्रोमोसोम जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है ऑटोसोम, 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 और दूसरा होता है एलोसोम, एलोसोम। जो ऑटोसोम टाइप के क्रोमोसोम होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों में एक समान होते हैं। मेल और फीमेल के गुणसूत्रों में जहां बिल्कुल भी अंतर नहीं होता, दोनों में एक जैसे होते हैं। और इन गुणसूत्रों को हम बोलते हैं ऑटोसोम। और ये होते हैं 22 जोड़ी जो कायिक कोशिकाओं में होते हैं, सोमेटिक सेल्स में होते हैं। सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक, सोमेटिक सेल्स, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, शरीर की कोशिका में, कायिक कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑटोसोम टाइप के गुणसूत्र क्या होंगे? जो मेल फीमेल दोनों में एक जैसे होंगे, 22 जोड़ी होंगे और ये कायिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। एलोसोम टाइप के गुणसूत्र क्या होंगे? जो मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट टाइप के होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग, मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग। और ये 23वीं जोड़ी जो होती है, 23वीं जोड़ी यानी सिर्फ एक जोड़ी, 23वीं जोड़ी जो होगी ये मेल में XY और फीमेल में XX होती है। इस प्रकार 23वीं जोड़ी के आधार पर हम लिंग निर्धारित करते हैं। टोटल मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। इन 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी तो दोनों में इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन जो लास्ट 23वीं जोड़ी होती है, जो 23वीं जोड़ी होती है वो 23वीं जोड़ी मेल में XY और फीमेल में XX होती है। और ये 23वीं जोड़ी ही मेल और फीमेल निर्धारित करती है, अर्थात लिंग निर्धारित करती है। तो अगर आपको पूछता है कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारित करता है तो आप बताएंगे एलोसोम टाइप का गुणसूत्र लिंग निर्धारित करता है, एलोसोम टाइप का गुणसूत्र लिंग निर्धारित करता है। इस प्रकार डीएनए का कार्य जो था वो गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करना था। डीएनए का एक टुकड़ा जिन, और जिन एक आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है जिसमें क्रोमोसोम अटैच होते हैं। और क्रोमोसोम का काम क्या होता है? क्रोमोसोम का काम होता है लिंग निर्धारण करना। और इसमें भी कौन से वाले टाइप के क्रोमोसोम का? एलोसोम टाइप के क्रोमोसोम का काम होता है लिंग निर्धारित करना। अब बच गया है आरएनए के बारे में। हमने पढ़ा था आरएनए क्या काम करता है, तो हमने देखा आरएनए जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? अमीनो एसिड। प्रोटीन की आरएनए कार्य करता है प्रोटीन संश्लेषण का, संश्लेषण। और प्रोटीन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई अगर पूछे तो वो है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। और हमारे शरीर को 22 प्रकार के, मानव शरीर को 22 प्रकार के 22 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। कुल कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 22 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। इन 22 में से 12 अमीनो अम्ल हमारा शरीर खुद बनाता है, 12 अमीनो अम्ल हमारा शरीर खुद बनाता है। और 10 अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन, है ना, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है। और 10 प्रोटीन हमको बाहर से, खाने से लेना पड़ता है, भोजन से ग्रहण करना पड़ता है। जैसे गाजर से कैरोटीन, अंडे से एल्बुमिन। इस प्रकार से हम 10 प्रोटीन बाहर से, अपने फूड से, खाने से ग्रहण करते हैं। और 12 प्रोटीन हमारा शरीर खुद बनाता है। और वो कौन बनाता है? आरएनए बनाता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड,
राइबोस शब्द जहां आ गया, राइबोस शब्द जहां आ गया, याद रखिए राइबोस राइबोसोम से जुड़ा हुआ शब्द है, अर्थात आरएनए जो होता है ये सिंगल हेलिक्स मॉडल है, आरएनए में राइबोसोम अटैच होते हैं। इस प्रकार से आरएनए में राइबोसोम अटैच होते हैं और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का काम होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। तो राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन और ये अटैच किससे होते हैं, आरएनए से। आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आरएनए प्रोटीन का निर्माण करवाता है, साथ में पता लगाता है कि कोशिका के किस हिस्से को कितने प्रोटीन की आवश्यकता है और उस स्थान तक प्रोटीन को पहुंचा देता है। जैसे ये सेल है, इस सेल के इस स्थान को प्रोटीन की आवश्यकता है ग्रोथ के लिए, तो सबसे पहले आरएनए के 3 भाग होते हैं, जिनमें से एक भाग होता है एमआरएनए। ये एमआरएनए मैसेंजर आरएनए पता लगाएगा कि किस भाग को कितने प्रोटीन की आवश्यकता है और ये मैसेज पहुंचा देगा आरआरएनए के पास, राइबोसोमल आरएनए के पास। और ये आरआरएनए, इसके पास राइबोसोम होते हैं, तो ये क्या करेगा, ये प्रोटीन बना देगा उतनी मात्रा में। और तीसरा आरएनए होता है टीआरएनए, और ये टीआरएनए क्या कार्य करेगा, तो ये टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए, जो उतनी मात्रा में प्रोटीन को कोशिका के उस हिस्से तक पहुंचा देगा जितनी कोशिका के किसी हिस्से को प्रोटीन की आवश्यकता है। तो क्लियर हुआ, आरएनए के जो 3 भाग होते हैं, पहला क्या, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, ये पता लगाएगा कि कोशिका के किस हिस्से को कितने प्रोटीन की आवश्यकता है और आरआरएनए उतना प्रोटीन बना देगा और टीआरएनए उस प्रोटीन को पहुंचा देगा। इस प्रकार आरएनए कंप्लीट पढ़ लिया हमने, डीएनए कंप्लीट पढ़ लिया। डीएनए और आरएनए किसके भाग थे, केंद्रक के भाग थे। डीएनए और आरएनए केंद्रक के भाग थे और केंद्रक के भीतर क्या था, जटिल धागेनुमा संरचना, जिसको हमने क्रोमेटिन बोला। तो क्रोमेटिन का हिस्सा डीएनए आरएनए थे और डीएनए आरएनए के बारे में हमने विस्तृत पढ़ लिया है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे की क्लासेस जारी रहेगी।